अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो है CS202, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर हम लोग फ्रंट एंड देखेंगे। फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery आगे जितना भी होगा इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि फ़ाइनल टर्म तक जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है ना इनके मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं हैं। एंड वाले तो फ़ाइनल टर्म का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आज की वीडियो में हम इसका इंट्रो लेंगे बस। तो आता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है। तो वो लिखता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट आल्सो नोन एज अ क्लाइंट साइड डेवलपमेंट is the practice of producing HTML, CSS and JavaScript of a website or a web application so that a user can see and interact with them directly। वो कहता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ एक सर्वर साइड की नहीं है, ये क्लाइंट साइड भी जो है ना वो डेवलपमेंट है। और इसके अंदर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है, जो हम अपनी वेब एप्लीकेशन में या वेबसाइट में यूज़ करते हैं ताकि जो यूज़र है वो इसको देख सके और इसके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सके। इसके अलावा जो इस कह रहा है कि फ्रंट एंड के अंदर जो लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते हैं वो 3 लैंग्वेजेस हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद वो क्या लिखता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट अ डिज़ाइन। वो कहता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम लोग सिर्फ डिज़ाइन नहीं करते। द फ्रंट एंड डेवलपमेंट डेवलपर स्टैंड्स बिटवीन द डिज़ाइनर वन एंड द बैक एंड डेवलपर ऑन दी अदर। यानी कि एक तरफ हम लोग इसको डिज़ाइन भी कर रहे हैं, एक तरफ बैक एंड में जाकर हम इसका इंटरेक्ट करते हैं। जो हमारे पास डाटा हम लोग उनको सेंड करते हैं वो बैक एंड पे होता है। वो कहता है कि जैसे हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, HTML और CSS को यूज़ करके हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, ये हम आगे फर्दर देखेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट क्योंकि अब इसके अंदर आ गई है तो ये एक बैक एंड के तौर पर भी जो है ना उसके बीच में हमारे साथ काम करता है। तो क्या कहता है कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर यू हैव टू, हमें क्या करना चाहिए, मेक श्योर द कंटेंट इज़ प्रेजेंटेड एज डिज़ायर। यानी कि जैसा हम लोग कंटेंट रखना चाहते हैं, जैसा हम कंटेंट अपना शो करना चाहते हैं वो वैसा ही शो हो। और दूसरा क्या कहता है कि ऑल यूज़र्स इंट्रैक्शंस आर हैंडल्ड। यानी कि हम अगर किसी जगह क्लिक कर रहे हैं तो आगे जाके हमारी नेविगेशन बार जो हम यूज़ करें, होम खोले तो होम आए, आगे कॉन्टैक्ट है, उसके बाद अबाउट ऐसा तो वैसा खुले, ये सब कुछ जो है ना इंट्रैक्शंस हैंडल्ड हो। उसके आगे वो लिखता है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहली बात इसके अंदर जो है ना URL, URI इन सब के वो बहुत ज़्यादा MCQs पूछ लेते हैं। बाज़ औक़ात वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसी को पूछ लेता है। ठीक है, इसको आप लोगों ने याद करके जाना है लाजमी तौर पर। तो वो कहता है कि URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट इज़ द ग्लोबल एड्रेस। ये एक एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसको भी याद रखना है। अ URL इज़ वन टाइप ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब एक MCQ ये भी बन सकता है कि जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है किसकी एक टाइप है, तो वो याद रखना है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर की है। ठीक है, इसके बारे में आगे अपने टॉपिक लिखा है, हम पढ़ते हैं। तो उसमें वो कहता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या होता है, इट इज़ द जेनेरिक टर्म ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नेम्स एंड एड्रेस दैट रेफर्स टू ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वह लिखता है क्या है, दैट टर्म वेब एड्रेस इज़ अ सिनोनिम फॉर अ URL दैट यूजेस टू HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल। अब HTTP और HTTPS क्या हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स, वो एग्जांपल्स नीचे दे रहा है कुछ लिंक्स की। तो वो यहाँ पे क्या कहता है कि HTTP mydomain.com ऐसे करके भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, HTTP के आगे HTML का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि इसके अंदर देखें, जो इसके अंदर हमने जो मेन डिफरेंस है वो देखना है। एक के अंदर HTTP है, एक के अंदर HTTPS है और एक के अंदर FTP है। यानी कि जो 3 एड्रेस हैं ये अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये 3 एड्रेस नहीं है, प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफरेंटली यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर। आगे आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे तो इसके अंदर देखें कि जो हमारे पास पहला ऊपर लिंक था उसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट है, जो दूसरा है उसके अंदर ये पहला .com तक बन रहा है, फिर उसके बाद HTML तक, ये 2 पार्ट इसके बन रहे हैं। तीसरे के भी 2 हैं और चौथे के भी 2 हैं। एक के अंदर .com है, एक के अंदर .html है। ये देखिए सोर्स 2 और सोर्स 3 है, ये आगे जाके हम देखते हैं। तो वो कहता है पार्ट्स ऑफ URL। तो यहाँ पर लिखा हुआ है HTTP, उसके बाद ये कॉलन है, हाइफन्स हैं 2, उसके बाद वो बैकस्लैशेस हैं 2, mydomain.com/myresource.html लिखा हुआ है। तो वो कहता है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द URL इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। यानी कि जो HTTP लिखा है ना वो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है। एंड इट इंडिकेट्स व्हाट प्रोटोकॉल टू यूज़, कि हमने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद HTTP mydomain.com myresource.html, ये इसने पूरा लिंक हमें दिया हुआ है, जिसके अंदर HTTP हमारे पास क्या था, हम ऊपर पढ़ आए हैं, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। उसके बाद है द सेकेंड पार्ट इज़ कॉल्ड द रिसोर्स लोकेशन। यानी कि ये वाला जो है ये रिसोर्स लोकेशन है। एंड इट स्पेसिफाइज द IP एड्रेस और द डोमेन नेम वेयर द रिसोर्स इज़ लोकेटेड। यानी कि mydomain.com जो है इसके अंदर ये स्पेसिफाई कर रहा है IP एड्रेस के, ये डोमेन जो है वो कहाँ पर जो है वो पाई जा रही है।
उसके बाद माई रिसोर्स डॉट एच टी एम एल, द थर्ड पार्ट इज़ ऑप्शनल, ये मोस्टली नहीं होता, ठीक है। वो कह रहा है कि ये ऑप्शनल है। इट इज़ द रिसोर्स नेम, टिपिकली अ फाइल नेम और द सर्वर, यानी कि सर्वर का नेम हो सकता है और किसी फाइल का नाम हो सकता है। जैसे माई रिसोर्स है, डॉट एच टी एम एल लिखें, अगर हम जाके आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये डॉट एच टी एम एल वगैरह जो है ना, ये फाइल्स के नेम है। उसके बाद वो कहता है कि डायनामिक यू आर एल, डायनामिक यू आर एल में क्या होता है कि ये जो डिफरेंट साइंस है हम ये यूज़ करते हैं, उसमें वो कहता है कि डायनामिक यू आर एल इज़ द एड्रेस ऑफ अ डायनामिक वेब पेज। डायनामिक यू आर एल ऑफन कंटेन्स द करेक्टर लाइक, ये क्वेश्चन मार्क है, डॉलर साइन है, परसेंटेज है, तो ये सारे जो हैं वो इसके अंदर यूज़ होते हैं। इसके आगे वो कहता है कि देयर इज़ अ फोर्थ ऑप्शनल पार्ट ऑफ डायनामिक यू आर एल, इट कंटेन्स द पैरामीटर सेंड टू द डायनामिक पेज इन द की इज़ इक्वल टू वैल्यू पेयर। ये अब भी यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है, इसके लिखने का मतलब जो है वो यहाँ पे बताती हूँ। यू आर एल कोडिंग लिखा हुआ है, यू आर एल कैन ओनली बी सेंट ओवर द इंटरनेट यूजिंग द आस्की करेक्टर सेट, ठीक है। मैं इसको आस्की पढ़ती हूँ, आई डोंट नो बाकी कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो आगे सिंस यू आर एल ऑफन कंटेन्स करेक्टर आउटसाइड द आस्की सेट एंड द यू आर एल हैज़ टू बी कन्वर्टेड इन वैलिड आस्की फॉर्मेट, तो ये भी इसमें पढ़ने वाला बिल्कुल नहीं था। इसमें जो चीज़ पढ़ने वाली है वो ये है, वो कहता है कि यू आर एल इनकोडिंग रिप्लेसेस अनसेफ आस्की करेक्टर्स विद अ परसेंटेज फॉलोड बाय 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। वो कहता है कि वो ये जो परसेंटेज का साइन है इसके साथ जो है वो हेक्साडेसिमल को चेंज कर देता है। जो अनसेफ आस्की करैक्टर्स होते हैं उनको परसेंटेज के साथ चेंज करता है। और दूसरा जो है यूआरएल कैन नॉट कंटेन स्पेस, यानी कि जो हमारा लिंक होता है यूआरएल होता है उसके अंदर स्पेस नहीं होती। अगर उसके अंदर हम लोग स्पेस यूज़ करते हैं तो वो रिप्लेस किसके साथ हो जाती है, प्लस के साइन के साथ या फिर परसेंटेज 20 के साइन के साथ। तो यहाँ पर 3 MCQ बनते हैं कि अनसेफ आस्की करैक्टर किसके साथ चेंज होते हैं, परसेंटेज के साथ, स्पेस हमारी किसके साथ रिप्लेस हो जाती है, प्लस के साथ या फिर परसेंटेज 20 के साथ। यहाँ पे अब एक और चीज़ आ रही है आगे, HTTP बेसिक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल वर्क एज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल बिटवीन अ क्लाइंट और द सर्वर। यहाँ पर ये याद रखना है कि वर्क्स एज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर ओवर वेब। तो वो इसमें से पेपर में कुछ आता खास नहीं है, सिर्फ जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं बाद में साथ साथ बता रही हूँ, इनको याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। HTTPS इज़ द फाउंडेशन ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। ये डाटा कम्युनिकेशन कह रहा है कौन, HTTP। हाइपर टेक्स्ट इज़ अ स्ट्रक्चर टेक्स्ट दैट यूजेस लॉजिकल लिंक्स, हाइपर लिंक्स बिटवीन नोड्स कंटेनिंग टेक्स्ट है। उसके बाद HTTP के रिक्वेस्ट, ये गेट और पोस्ट, ये आपने देख लेना। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या कहता है कि 2 कॉमनली यूज मेथड्स फॉर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर और 2 कॉमन वेज हैं, कौन से हैं, गेट और पोस्ट। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बस इनके नाम बताने होते हैं। तो वो क्या कहता है कि रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स हैज़ लिमिटेड लेंथ एंड कैन कैश्ड कर बाय द क्लाइंट, ठीक है। वो कहता है कि इसके अंदर लिमिट होती है लेंथ की और कैन बी कैश्ड बाय द क्लाइंट। और दूसरी तरफ पोस्ट क्या है कि सबमिट डाटा टू प्रोसीड, यानी कि हम जो डाटा है वो उसको सेंड करते हैं स्पेसिफाइड रिसोर्स पे और इसकी कोई लिमिट नहीं होती और कैन नेवर बी कैश्ड। तो 2 इसके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो गेट है उसके अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई डाटा जो है वो स्पेसिफाइड रिसोर्स है, यानी कि मैं अगर गूगल से कोई चीज़ मांग रही हूँ, मैं कहती हूँ कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, ठीक है, मैं उससे पूछ रही हूँ, तो मैं उसको जब वो करूँगी, उसको सबमिट करूँगी, सर्च करूँगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ गूगल जो है वो स्पेसिफाइड सर्वर्स है, रिसोर्स है कि मुझे ये बताओ, ठीक है। इसके अंदर लिमिटेड लेंथ है और कैश्ड बाय क्लाइंट है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट है, गूगल जो मुझे ला कर दिखाएगा ना आगे से आंसर, सबमिटेड डाटा बाय प्रोसीड बाय द स्पेसिफिक रिसोर्स, यानी कि वो स्पेसिफिक रिसोर्स है वो मुझे वो डाटा सबमिट करे, ठीक है। हैज़ नो डाटा लिमिट और नेवर कैश, और उसको कैश हम नहीं कर सकते, ये इसके अंदर उसने बताया गया। तो आगे HTTP बता रहा है, हमने जो देख लिया था अभी, और उसके बाद आ रहा है HTTPS। आगे अब जो आ रहा है HTTPS क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एक बात याद रखनी है कि जो HTTP होगा वो सिक्योर नहीं होता, जिसके साथ भी S आ जाएगा वो HTTPS जिसके एंड पे होगा वो सिक्योर होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल ये भी जो है वो MCQ आता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर और HTTP ओवर SSL, ठीक है। इट्स अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP कि HTTP का ये सिक्योर वर्जन है, ये हैक वगैरह नहीं होते। जब भी आप कोई साइट यूज़ करें तो उसका लिंक शुरू में शुरू होता है ना HTTP से, अगर उसके साथ S लिखा हुआ है तो वो सिक्योर है, अगर S नहीं लिखा हुआ ना तो इसका मतलब है वो सिक्योर नहीं है। तो ऑल द कम्युनिकेशंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर्स आर इनक्रिप्टेड एंड ऑथेंटिक।
यानी कि इनक्रिप्टेड का क्या मतलब है, जिसने CS101 पढ़ी है उसने को पता होगा कि जब हम कोई पिक्चर या कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो क्या होता है कि वो कोड होता है पहले, तो कोड हो जाता है, यानी कि वो ऐसी लैंग्वेज अजीब सी हो जाती है कि कोई पढ़ नहीं सकता, ठीक है। जब हम किसी को सेंड करते हैं, अगर उस तक पहुँच जाता है तो वहाँ जाकर वो कोड होता है, यानी कि हमारा जो मैसेज जैसा हमने सेंड किया होता है वो वैसा मैसेज हो जाता है, और फिर जो है ना वो अगला पढ़ता है, यानी कि दरमियान में कोई हैक करता है तो वो पढ़ नहीं सकता। जैसे अब व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे हैं ना कि और योर चैट या फिर योर मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो ये वो वाला सीन है। तो आगे कह रहा है कि वेब सर्वर सर्विसेज एंड एजेंट्स, इनमें से आता कुछ नहीं है क्योंकि अब इसका हिस्सा है तो इसलिए मुझे पढ़ाना है, और इसमें से मे भी कुछ आ जाए तो इसलिए जो है ना ये बोरिंग सा स्टार्ट है जो मुझे लाजमी करना पड़ा है। आगे कह रहा है कि वेब सर्वर है, अ वेब सर्वर इज़ अ प्रोग्राम दैट यूजेस HTTP हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बार बार याद जो चीज़ रिपीट हो रही है, आप लोगों ने इसके जो है ना एब्रीवेशंस याद करनी है। टू सर्व द फाइल्स दैट फॉर्म वेब पेजेस, जो वेब पेज बनाता है, टू यूज़र्स इन रिस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट बाय HTTP क्लाइंट्स, ठीक है। HTTP क्लाइंट्स जो है उनके रिस्पॉन्स करता है रिक्वेस्ट को, और डेडिकेटेड कंप्यूटर्स एंड अप्लायंसेस में बी रेफर टू द वेब सर्वर्स एज वेल। यहाँ पे वो बता रहा है कि जैसे ब्राउज़ ऑन यूज़र्स कंप्यूटर पर, हम कंप्यूटर से ब्राउज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं, और वेब सर्वर जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि एप्लीकेशन सर्वर्स क्या होते हैं। एन एप्लीकेशन सर्वर इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स बोथ फैसिलिटीज़ टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस एंड अ सर्वर एनवायरनमेंट टू रन देम। यानी कि क्या कहता है कि वो ऐसा हमें जो है ना वो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क और फैसिलिटेट करता है हमें कि हम एक वेब एप्लीकेशन जो है वो बना भी सकते हैं, और जो है ना उसके हम लोग सर्व करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट भी जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है। इट एक्ट्स एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स accessible to the developers through an API defined by the platform itself। तो यहाँ पर ये इन्होंने डायग्राम्स बनाई हुई हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, तो इसको छोड़ दें। तो आगे है वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज आर क्लाइंट्स एंड सर्वर एप्लीकेशंस दैट कम्युनिकेट ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW आगे उसने लिख दिया, यूजिंग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टिपिकली वेब सर्वर रिसाइड्स अ वेब सर्वर एंड यूजेस XML टू कम्युनिकेट मैसेजेस। अब XML जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब ये फाइनल टर्म में आएगा, तो अभी इसको जो है ना देख के परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये क्लाइंट है, ये मैसेज रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इंटरनेट है, रिस्पॉन्स कर रहा है मैसेज को वेब सर्वर से लेके, ठीक है। फिर वही मैसेज की बात आ गई है। देयर आर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट आर यूज्ड बाय द यूज़र्स टू कम्युनिकेट टू अ वेब सर्वर टू रिट्राइव रिसोर्सेज और रिसीव डाटा। यानी कि हम नेट को यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, वेब सर्वर्स को जो है ना हम लोग यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, रिट्राइव करने के लिए, रिसीव करने के लिए, जो डाटा है ना वो गूगल से उठाने के लिए। तो वो कहता है कि सर्चेज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ वेब यूज़र एजेंट एप्लीकेशंस, ये भी हमें पता है। तो आगे क्या कहता है, डोमेन होस्टिंग और FTP क्या होता है, क्योंकि ऊपर हम क्या पढ़ के आए थे, HTTP, ठीक है, HTTPS हो गया था और FTP रह गया था, जो हमने उधर स्टार्ट में फर्स्ट पेज पे जो 4 लिंक्स देखे थे, URL देखे तो उस पर एक FTP था। तो डोमेन क्या होता है, अ डोमेन इज़ अ यूनिक नेम फॉर अ वेबसाइट। .com google.com है, google.com है, उसके बाद technology.com है, facebook.com है। तो वो कहता है ये डोमेन नेम्स हैं, ठीक है, ये यूनिक होते हैं, कोई इसका जो है ना डबल नहीं रख सकता। अब अगर कोई google.com है, google.com एक ही है, इसके अलावा कोई google.com नहीं रख सकता। facebook.com के अलावा कोई facebook.com नहीं है, हो सकता है ./pk वगैरह हो, लेकिन इन ये नाम अब कोई और बंदा जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। It is that part of uniform resource locator that tells the domain name server using the domain name system, DNSKI domain name system, where forwards a request for a web page. The domain name is mapped on an IP address, ठीक है। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, ठीक है। तो विच रिप्रेजेंट द फिजिकल पॉइंट ऑन द इंटरनेट, सी हेयर द एग्जाम्पल ऑफ द डोमेन नेम। वो कहता है क्या एग्जाम्पल देखा है, जैसे मैंने ऊपर कहा कि .pk हो सकता है, google.com दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, facebook.com है, उसके बाद वैलिडेट .ecp.government है। तो वो कहता है कि यूनिक नेम्स हैं, इनको दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इसमें याद क्या रखना है कि इज़ अ यूनिक नेम यूजिंग फॉर द वेबसाइट्स। उसके बाद IP एड्रेस था और इसके अलावा कुछ नहीं था। पार्ट्स ऑफ डोमेन नेम है, ठीक है। अब पार्ट्स क्या होते हैं, तो ये डोमेन नेम है .com .pk .com, जो एंड वाले ये वर्ड होते हैं ना इनको कहते हैं TLD। क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। अब ये जो गूगल है ये टॉप लेवल डोमेन है। क्यों टॉप लेवल डोमेन है, क्योंकि ये अब जो है बाय हो चुकी है, इसको यूज़ कर रही है वर्ल्ड वाइड, गूगल यूज़ हो रहा है, फेसबुक भी बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है, ECP। तो ये कहते हैं कि ये बहुत टॉप लेवल के डोमेन्स हैं, तो ये टॉप लेवल के डोमेन्स में गुजर गया।
तो अब वो कहता है कि पार्ट्स ऑफ डोमेन्स है। एक तो टॉप लेवल की डोमेन थी जो यहाँ पर हमने देख ली, उसके बाद आ रहा है सेकंड लेवल डोमेन। अब सेकंड लेवल डोमेन क्या होता है? मस्ट बी यूनिक ऑन द इंटरनेट एंड रजिस्टर्स विद वन ऑफ द ICANN रजिस्ट्रार ऑफिस स्पेसिफाइड बाय TLD। TLD क्या था? टॉप लेवल डोमेन थी। तो www वैलिडेट, तो ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वर्ड, सेकंड लेवल की ये जो डोमेन है ये वो है। उसके बाद थर्ड लेवल डोमेन भी होती है जिसको सब डोमेन कहते हैं, उसके उसने एग्जांपल ही हमें कोई नहीं दी। आगे वो क्या कह रहा है? होस्टिंग। एन इंटरनेट होस्टिंग सर्वर इज़ अ सर्विस दैट रन्स ऑन इंटरनेट सर्विस अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू सर्व कंटेंट ऑन द इंटरनेट। होस्टिंग का क्या मतलब होता है? हम कोई शो भी जैसे होस्ट कर रहे होते हैं, उसकी एग्जांपल लेते हैं कि हम क्या कर रहे होते हैं कि उनको कोई बात बता रहे होते हैं कि अगली परफॉर्मेंस ये होगी, अगला काम ये होगा। तो वो क्या कह रहा है इधर भी कि जो इंटरनेट होस्टिंग है वो भी एक ऐसी सर्वर है जो इंटरनेट के थ्रू जो है वो रन हो रही है और अलाउ कर रही है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स को, क्या है, उनको कह रहा है कि ये सर्व कर दें अपना जो कंटेंट है इंटरनेट पे, तो वो उसको जो है ना सर्व करने की इजाज़त दे रही है होस्टिंग। आगे FTP क्या है? FTP आपने याद रखना है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इज़ अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफ़र कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर TCP बेस्ड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। TCP बेस्ड इंटरनेट है, उसके आगे एग्जांपल दे दिया है कि वो इंटरनेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने इसको बस याद रखना है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र बीच में आ गया तो ये हमें बता रहा है कि हमने इसके थ्रू क्या करना है कि फ़ाइल्स अपनी जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। और उसके बाद कह रहा है कि FTP इज़ सिंपल एंड सिक्योर। तो क्या कह रहा है कि फाइल इज़ स्प्लिट इनटू स्मॉल डाटा पैकेट्स, यानी कि फ़ाइल जो है छोटे पैकेट्स में जो है स्प्लिट हो जाती है। क्लाइंट सेंड्स द पैकेट टू द डेस्टिनेशन आफ्टर ओपनिंग एंड ऑथेंटिकेटेड कनेक्शन। ऑथेंटिकेटेड हमारी वाईफाई जैसे है, तो ये कनेक्शन से जो है ना उसको ट्रांसफ़र कर देती है। FTP सर्वर चेक द पैकेट। FTP क्या करता है कि उस पैकेट को चेक करता है। इफ़ डाटा इज़ करेक्ट, अगर डाटा ठीक है, इट्स सेंड रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट पैकेट, अगले जो है उसका डेस्टिनेशन जो है जो भी जहाँ पे भी उसने सेंड कर दिया उधर सेंड करता है। टिल द फाइल इज कम्प्लीटली रिसीव्ड, जब तक वो फाइल जो है ना पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, तो तब तक जो है ना वो ऐसा काम करता है। ये हमने बस याद करना है, इसमें जो है ना ये पेपर में नहीं आता। FTP अब क्लाइंट क्या होता है? FTP क्लाइंट इज़ अ टिपिकली सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद अ सर्वर टू ट्रांसफ़र फाइल्स यूजिंग FTP प्रोटोकॉल। यानी कि FTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए जो सॉफ्टवेयर हमें अलाउ करता है कि हम जो है कम्युनिकेट करें, वो क्या हो जाता है? FTP क्लाइंट। तो ये हमारा अभी तक इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम HTML को स्टार्ट करेंगे। तो होप सो कि अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।